आए दिन लॉन्ग मार्च, रोड्स बंद, हाईवेज बंद, इधर एहतजाज, वहां जलसा, ये सारी चीजें और इकोनॉमी साथ साथ नहीं चल सकती। गवादर के अपने अंदर जो है वो मौलाना हिदायतुल्लाह का जो है वो हक दो तहरीक शुरू दोबारा से हो गई है। वो क्यों निकल के आ रहे हैं सड़कों पे, वो क्यों आके एहतजाज कर रहे हैं? आया उनको तमाम वो जिंदगी की सहूलतें मुयस्सर हैं? बराबरी की सतह पे वहां पे लोगों की तरक्की के लिए काम क्यों नहीं किया जा रहा? यहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदे ही यहाँ के लोगों की मसलों के हल को तलाश कर सकती हैं। इलेक्शन का टाइम नजदीक है, मैं यही चाहता हूँ बलूचिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से अपील है कि खुदारा पार्टियों की मोहब्बत और नफरत को पीछे छोड़ करके कैंडिडेट्स के ऊपर फोकस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा रो और मेरे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला अलाउद्दीन मरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैडम, आपके व्यूवर्स को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अलाउद्दीन मरी साहब, ये बताइएगा कि ये जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, ये बड़े दावे करके आए थे कि जी हम लोगों ने इकॉनमी को जो है वो बहुत बेहतर कर देना है और हम जो है वो यहाँ पे जो है ना कोई करिश्मा ही कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो ये कहा जा रहा था कि शायद हमारी मईशत जो है वो दिवालिया होने के करीब है। फिर हमने देखा कि मुफ्ती इस्माइल साहब तो कोई खातिर खा काम ना कर सके, जिसकी वजह से इसहाक डार साहब का इंतज़ार होना शुरू हो गया। अब इसहाक डार साहब भी आ चुके हैं। उनके आने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दो बहुत ही अहम दौरे में हैं, एक सऊदी अरब का और एक चीन का। तो इन दौरों को सी पैक के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम समझा जाता है और सी पैक की बात और हम आपसे सवाल ना करें तो ये तो नहीं हो सकता। तो आप क्या देखते हैं कि ये दौरे वाकई सी पैक के लिए और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए अहम है और बलूचिस्तान की तरक्की में ये कोई अपना किरदार अदा कर सकेंगे या बलूचिस्तान हमेशा की तरह खाली हाथ रह जाएगा? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। देखिए, मुल्क की इकोनॉमियों के अंदर हुकूमतों की चेंज या एक आध विजिट्स या एक आध पॉलिसी की वजह से कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं आ सकती है। मुल्कों में तरक्की में कि मुल्कों की तरक्की में सबसे ज़्यादा इन्हिसार वहाँ की कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ की रहती है। जहां आप एक प्रोजेक्ट को लेते हैं और उसको जो है ना उसकी कंटिन्यूटी, चाहे हुकूमत रहे या नई हुकूमत आए या कोई नया वजीर ख़जाना आए या पिछला रहे, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कंटिन्यूटी पॉलिसीज़ का बड़ा फुकदान रहा है। जैसी हुकूमतें जाती हैं हमारी प्रायोरिटीज़ बदल हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। हम नए एवेन्यूज़ तलाश करते हैं और जिनके ऊपर अरबों करबों रुपए लग चुके होते हैं, उनकी फिजिबिलिटीज़ बनने में, उनकी फॉलो अप मीटिंग्स में, वहाँ लोगों को एंगेज करने में, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट आती है, इसमें इन्वेस्टर बाहर से आता है, वो सारी चीज़ों को अनफॉर्चुनेटली पीछे छोड़ दिया जाता है। जैसा कि आपने इस हुकूमत की बात की कि वो आई और बड़ी दावे करके आई। अब बात दरअसल ये है कि हुकूमतें दावे करने के लिए ही आती हैं। वो हर हुकूमत हो, चाहे यहाँ की हो या किसी और मुल्क, दुनिया के किसी भी मुल्क की, आप अमेरिका की उठा के देख लें, आप यूके की देख लें, वहाँ की हुकूमतें चेंज के लिए ही आती हैं। यही स्लोगन लेकर आती हैं कि हम आपकी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे, माशी इस्लाहात लाएंगे, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर बात होती है। लेकिन जब वो आते हैं तो उनको एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए जिस पे वो अपनी उन पॉलिसीज़ को लेकर चल सकें। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जैसी कोई हुकूमत आती है, चाहे वो अदम एतमाद की सूरत में आए, इलेक्शन की सूरत में आए, दूसरी अपोजिशन जो पीछे रह जाने वाली पार्टियां हैं वो उसको अनस्टेबल करने में जुट जाती हैं। वो ये नहीं देखती हैं कि कम से कम इसको हम टाइम दें। जैसे अभी इमरान खान साहब की हुकूमत आई, 4 साल उन्होंने अपना टाइम लिया। लोगों ने देखा कि उनके अंदर क्या काम करने की विल है, कितनी सलाहियत है, कहाँ पे उन्होंने राइट पर्सन फॉर राइट जॉब लगाया, क्या पॉलिसीज़ लेकर आए, उन सारी चीज़ों को देखा। फिर उसके बाद एक हमने देखा कि एक रजीम चेंज के नाम से एक मामला सामने आया, या आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनली देख लें या आप किसी भी सूरत में आप उस पर बहस बहुत लंबी जा सकती है। लेकिन एक नई हुकूमत आ गई, उसके बाद चाहिए तो ये था कि उस गवर्नमेंट को चलने दिया जाता, उसको देखा जाता। 1 साल के अंदर वो नाकाम होके चली जाती तो हमें भी पता चलता कि जी उसकी पॉलिसीज, उसके दावे गलत साबित हुए, लिहाजा हम इसको इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। लेकिन जिस दिन से ये गवर्नमेंट आई है, आप मुझे बताएं, सैलाब की सूरत हाल एक अलग से सर पे आके आन पड़ा। उसके अलावा आए दिन लॉन्ग मार्च, रोड्स बंद, हाईवेज बंद, इधर एहतजाज, वहाँ जलसा, वहाँ जुलूस, ये सारी चीज़ें और इकोनॉमी साथ साथ नहीं चल सकती हैं। आपके व्यूअर्स को, आपको इस बात को समझने
کی سخت ضرورت ہے کہ جہاں پہ انسرٹنٹی رہے گی کبھی بھی باہر کا انویسٹر نہیں آئے گا، جہاں پہ غیر یقینی صورتحال رہے گی وہاں پہ کوئی بھی انویسٹ کرنے نہیں آئے گا۔ دنیا میں انویسٹر کو چاہیے ایک پرفضا ماحول جہاں پہ حکومتیں اسٹیبل ہوں، جہاں پہ ان کو پروٹیکشن ملے، جہاں پہ وہ ایک سازگار ماحول میں اپنا کام کر سکیں۔ انفارچونیٹلی وہ ماحول ہمارے ملک میں کبھی بھی اس طریقے سے نہیں رہا ہے۔ تو یہ مین وجہ ہے کہ یہاں پہ سی پیک سے کوئی خاص خاطر خواہ اس صورت میں جہاں پہ آج میں اور آپ یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، اس میں مجھے کوئی خاطر خواہ پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے۔ چونکہ ابھی ریسنٹلی وزٹ پرائم منسٹر صاحب کا سعودیہ کا بھی ہوا ہے، چائنا کا بھی ہوا ہے، چائنیز پریزیڈنٹ نے یہ کہا بھی ہے کہ ہم گوادر ایئرپورٹ کو جلد از جلد انوگریٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو وہاں پہ کول پاور پروجیکٹ چل رہا ہے اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ سعودیہ چاہ رہا ہے کہ ہم وہاں پہ ایک آئل ریفائنری لگائیں۔ دیکھیں یہ بہت ساری اچھی باتیں ہیں، یہ بہت اچھے سارے انڈیکیشنز ہیں، لیکن ان سارے چیزوں کو آپ کو اچیو کرنے کے لیے اپنے ملک میں پہلے اسٹیبلٹی لانی ضروری ہے، یہاں پہ استحکام آئے۔ آپ کی نظر سے شاید گزرا ہوگا انہی دنوں میں اب گوادر میں ایک دھرنا بھی شروع ہوا ہے، کچھ 2 دنوں سے میں اس کی بھی خبریں سن رہا تھا کہ میرا اگلا سوال جو ہے وہ اسی سے متعلق تھا۔ آپ تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ ملک میں دھرنوں کی وجہ سے حالات سٹیبل نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ہماری معیشت ترقی نہیں کر رہی، سی پیک پہ اس طرح سے کام نہیں ہو پا رہا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ تو اب تو گوادر کے اپنے اندر جو ہے وہ مولانا ہدایت اللہ کا جو ہے وہ حق دو تحریک شروع دوبارہ سے ہو گئی ہے۔ پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ایک کافی لمبے ٹائم تک جو ہے وہ چلتی رہی تھی، بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے۔ تو اب آپ جو یہ تحریک دوبارہ سر اٹھا رہی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مستقبل ہوگا، یا یہ گوادر کے حالات کو کس طرح سے افیکٹ کرے گی؟ دیکھیں اگر آپ مولانا ہدایت اللہ یا اس کے فالوور یا گوادر کے عام رہائشی یا مکران ڈویژن کے عام رہائشی یا کسی بھی پاکستان کے علاقے کے لوگوں کی اگر آپ بات سنیں، وہ کیوں نکل کے آ رہے ہیں سڑکوں پہ، وہ کیوں آ کے احتجاج کر رہے ہیں؟ آیا ان کو تمام وہ زندگی کی سہولتیں میسر ہیں کہ جو عام لوگوں کو یا کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے یا کسی بھی پاکستان کے ریسٹ آف پاکستان کے شہروں کے لوگوں کو وہ ساری سہولتیں میسر ہیں؟ اس کے باوجود وہ نکل کے آ رہے ہیں تو ہم مجبور ہوں گے۔ آئینی حقوق ہی میسر نہیں ہے، جو روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی جاتی ہے وہی میسر نہیں ہے، جو ایک ایکول سیلری کی بات کی جاتی ہے وہی میسر نہیں ہے۔ تو یہاں تو عوام کے تو بہت سے رونے ہیں، عوام کی ہم کیا بات کریں؟ تو یہی تو سارے وہ پہلو ہیں کہ جن پہ غور طلب ہے، جن کے اوپر گورنمنٹس کو سوچنی چاہیے۔ جب آپ کی بنیادی سہولت کی چیزیں ہی آپ کو دستیاب نہ ہو، اس ترقی کو آپ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ وہاں کے لوگ اس کو کیسے، میں اور آپ تو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ جی سی پیک بنے، یہاں پہ برابری کی سطح پہ وہاں پہ لوگوں کی ترقی کے لیے کام کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں، یہ کون سی وجوہات ہیں؟ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا، آپ کے پروگرام میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہاں کے الیکٹڈ نمائندے ہی یہاں کے لوگوں کے مسئلوں کے حل کو تلاش کر سکتی ہیں، اور چونکہ وہ وہیں کے رہائشی ہیں، وہاں کے سن آف دی سوائل ہیں، وہیں پیدا ہوئے ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی وہیں دفن ہوں گے، ان کو وہاں کے مسئلوں کا ادراک ہے، ان کو چاہیے کہ وہ وہاں کے مسئلوں کو حل کریں۔ جب وہ حل کرنے میں ناکام ہوں گے، ان کی موٹیویشن کے لیے یا ان کا ضمیر جگانے کے لیے ہم کیا کریں؟ الیکشن کا ٹائم نزدیک ہے، میں یہی چاہتا ہوں بلوچستان کے لوگوں سے، پاکستان کے لوگوں سے اپیل ہے کہ خدا را پارٹیوں کی محبت اور نفرت کو پیچھے چھوڑ کر کے کینڈیڈیٹس کے اوپر فوکس کریں۔ جس پارٹی کا، کسی بھی پارٹی کا ہو، اگر وہ کینڈیڈیٹ آپ کو قابل قبول ہے، وہ آپ کے دکھ سکھ میں، آپ کے غم میں، آپ کے مشکلات میں، آپ کے مسئلوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ ایسے لوگوں کو الیکٹ کر کے لائیں۔ دیکھیں آج اگر ہم گوادر کی بات کرتے ہیں، بڑے انفارچونیٹ ہے، اب سعودی کراؤن پرنس آنے والے ہیں، محمد بن سلمان اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں اور اسلام آباد میں دھرنا ہو رہا ہے۔ اب کل اگر چائنیز پریزیڈنٹ یہ چاہیں کہ جی میں گوادر کا بھی وزٹ کروں گا اور وہاں پہ دھرنا ہو رہا ہے، تو آپ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ دیکھیں دنیا میں مسئلے اتنے بھی بڑے نہیں ہوتے ہیں۔ اب گوادر کے مسئلے، میں وہاں پہ چیف منسٹر کے طور پہ بڑے مختصر ٹائم کے لیے میں نے سرو کیا ہے، لیکن میں نے چیزوں کو بڑی نزدیکی سے دیکھا ہے۔ یہ کوئی اتنے بڑے مسئلے ہیں نہیں جو حل نہ ہو سکے۔ ایک بندہ، ایک وہاں کا رہائشی، وہاں کے لوگ صاف پانی مانگ رہے ہیں، اس میں کون سا راکٹ سائنس ہے؟ آپ ان کو پانی نہیں دے سکتے ہیں؟ آپ کی اتنی بڑی اکانومی ہے، آپ کے اتنے بڑے
रिसोर्सेज हैं, क्या गवर्नमेंट वहाँ के 40-50 हज़ार लोगों को साफ पीने का पानी नहीं दे सकती है? क्या वहाँ पे छोटे-मोटे रोज़गार के इश्यूज़ हैं, जहाँ पे लोग खुद अपनी मददआब के तहत तिजारत करना चाहते हैं, बॉर्डर के ज़रिए ईरान के साथ छोटी-मोटी तिजारत करना, चूँकि रोड कनेक्टिविटी अभी तक सही तरीके से मौजूद नहीं है, क्योंकि हम अभी तक नेशनल ग्रिड से गवादर और मकरान को नहीं कनेक्ट कर पाए हैं। बहुत सारे इश्यूज़ मौजूद हैं, जिसमें वो लोग अपने लिए एक रोज़गार ईरान को ही तलाश कर रहे हैं। अगर हम उनको उसमें भी फैसिलिटेट ना कर पाएँ, जहाँ उनको सिक्योरिटी के नाम पे उनको वहाँ जगह-जगह रोक के तंग करने की कोशिश की जाए। देखें, सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, मैं भी समझता हूँ। अगर हम किसी बाहर से इन्वेस्टर को लेकर आते हैं, तो वो पहला ही सवाल का यही होता है कि सिक्योरिटी की सिचुएशन कैसी है। मैं उस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ का मैकेनिज़्म मौजूद है, हर चीज़ का हल मौजूद है। आप लोगों की बुनियादी सहूलत की ज़िंदगी की चीज़ें पूरी कर दें। अगर उसके बाद भी वो एहतजाज करते हैं, तो आप उसमें फिर फॉरेन एलिमेंट को भी तलाश करें, आप उसमें दुश्मन अनासर को भी तलाश करें, आप उसमें ये देखें कि कौन अनस्टेबिलिटी चाह रहा है हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में। लेकिन जिस टाइम तक लोगों को वहाँ पे बुनियादी ज़िंदगी की सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं, हम किसी भी और तरफ के ऊपर सोचना हमारा बेसूद होगा और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो अपील मेरी यही है गवर्नमेंट से, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई हुकूमत हो, वो बलूचिस्तान में गवादर के मसलों का हल निकाले। गवादर के मसले इतने बड़े नहीं हैं, साफ पानी पीने के इश्यूज़ हैं, वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो सकते हैं। बड़ी किश्तियों के हवाले से, ट्रेलरिंग के हवाले से बात की जाती है कि बड़े फिशरीज डिपार्टमेंट के या बहुत सारे मुख्तलिफ महकमों के लोग मिले हुए हैं जो इजाज़त देते हैं बाहर की किश्तियों को यहाँ आके मछली पकड़ने की, जिससे वहाँ के लोकल माहीगीरों का रोज़गार मुतासिर होता है। उसके लिए मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है। वहाँ के लोगों को आप फैसिलिटेट करें, अपलिफ्ट करें, उनकी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करें। देखिए, वो अगर आज छोटी किश्ती में मछली पकड़ने जाके अपना रोज़गार कर रहे हैं, अगर आप उनको बड़ी किश्तियाँ दें, अगर उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट्स दें, तो वो वही इकोनॉमी में आपके कंट्रीब्यूट करेंगे, बजाय ये कि आप बाहर के ट्रेलर को रातों रात कुछ ले दे करके बाहर समंदर में इजाज़त दें। उससे अपने लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं बलूचिस्तान के तकरीबन 30 अजला के ऊपर काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सर्वे मौजूद होना चाहिए, जिसमें वहाँ की इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट किया जा सकता है, क्या क्या वो स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं कि वहाँ के लोगों की इकोनॉमी बेहतर हो सके। तो गवादर में जहाँ पे सीपैक एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे गवादर को ले रहा है, वहाँ के लोगों के भी कुछ जीनियन इश्यूज़ हैं जिनको रिजॉल्व किए बगैर आप सीपैक के समरात से उस तरीके से मुस्तफीद नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल अलाउद्दीन मरी साहब, आपकी इस अपील के साथ ही, क्योंकि इससे जामे और इससे बेहतर बात नहीं हो सकती जो आपने बलूचिस्तान के लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, आपकी आवाज़ में हम अपनी आवाज़ शामिल करते हुए जो है वो हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि बलूचिस्तान के लिए जो बेहतरी हो सकती है उसके लिए करें, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान के हालात जो है वो बेहतर हो सकें। बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।